सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 7 अप्रैल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है। अभी हाल ही में किसे चमेली देवी जैन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा आरिफा जौहरी को। तो मुंबई की एक पत्रकार हैं ये आरिफा जौहरी, जिन्हें एक उत्कृष्ट महिला मीडिया कर्मी 2021 के लिए चमेली देवी जैन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इन्हें मिला है 2021 के लिए और लास्ट 2020 के लिए ये दिया गया था नीतू सिंह को। ये जो पुरस्कार है महिला मीडिया कर्मी को पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, याद रखना। और वैसे पत्रकारिता के क्षेत्र में ही पुलित्जर पुरस्कार भी दिया जाता है और यहीं से आपके एग्जाम में प्रश्न आएगा कि बताइए अभी पुलित्जर पुरस्कार पाने वाले पहले अफ्रीकी व्यक्ति कौन बने? तो फिर क्या आंसर करोगे? फ्रांसिस केरे। अच्छा बताओ, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, इसमें भारत की रैंक क्या थी? 142 और टॉप पे नॉर्वे था। और उस इंडेक्स को जारी कौन करता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। बाकी अगर एग्जाम में पूछा जाए कि 2022 का सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार किसे मिला, तो आंसर होगा विनोद शर्मा को व्यक्तिगत श्रेणी में। और अभी किंत्सुगी नाम के उपन्यास के लिए सुशीला देवी पुरस्कार जीता था। किसने? अनुकृति उपाध्याय ने। और बोल्ट्जमैन पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन बने थे? दीपक धर बने थे। ये भी याद रखना, बढ़ते आगे। अच्छा, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका कि भारत के नए थल सेनाध्यक्ष कौन बनेंगे? तो आंसर होगा मनोज पांडे। वैसे आप जानते हो वर्तमान में हमारे आर्मी चीफ कौन है? मनोज मुकुंद नरवणे हैं, लेकिन अभी अप्रैल लास्ट में ये रिटायर्ड हो जाएंगे और फिर इनकी जगह वाइस लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे बनेंगे नए थल सेनाध्यक्ष। और देखो, इनका नाम याद करना बिल्कुल भी आपके लिए कठिन नहीं होगा। मनोज जा रहे हैं तो मनोज आ रहे हैं, यानी कि मनोज मुकुंद नरवणे ये चले जाएंगे, उनकी जगह मनोज पांडे आ जाएंगे। पांडे जी आ रहे हैं। बाकी अगर आपसे पूछा जाए कि नौसेना प्रमुख हमारे नेवल चीफ कौन है, तो आर हरि कुमार हैं। और नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। जबकि वायुसेना प्रमुख कौन है आपके? एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी हैं। और एयरफोर्स डे हम कब मनाते हैं? 8 अक्टूबर को। और आर्मी डे मनाया जाता है 15 जनवरी को। बाकी अभी हमने पढ़ा था विदेश सचिव हमारे कौन बन गए? विनय मोहन क्वात्रा बन गए। और रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ विनय कुमार त्रिपाठी हैं। और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के प्रेसिडेंट टी राजा कुमार हैं। ये भी ध्यान रखना नाम। बढ़ते आगे। फिर देखिए, अभी हाल ही में जारी बिरसा मुंडा जनजातीय नायक पुस्तक के लेखक कौन है? तो आंसर होगा आलोक चक्रवाल। तो बुक का नाम है बिरसा मुंडा जनजातीय नायक और इसे अभी हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने लॉन्च किया है। और इसको लिखा किसने है? प्रोफेसर आलोक चक्रवाल। और ये कहाँ के प्रोफेसर है? तो ये छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में जो गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी है उसके कुलपति हैं प्रोफेसर आलोक चक्रवाल, जिन्होंने ये बुक लिखी है बिरसा मुंडा जनजातीय नायक। अच्छा मुझे बताओ, बिरसा मुंडा की जयंती को हम एक दिवस मनाते हैं जिसे हम कहते हैं जनजातीय गौरव दिवस। बता सकते हो ये कब मनाया जाता है? और हाँ, अगर आप डेली हमारे करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला वीडियो देखते होंगे जहाँ पे डेली हम पुराने महीने के करंट अफेयर्स के साथ साथ कुछ स्टैटिक क्वेश्चंस और कुछ डेज वाले क्वेश्चन को डेली रिवाइज करते हैं, तो ये क्वेश्चन मैं आपको कई बार रिपीट करवा चुका हूँ। तो इसका आंसर होगा 15 नवंबर को। और अगर आप में से कोई इस वीडियो को वेरी फर्स्ट टाइम देख रहा है तो मैं आपसे ज़रूर कहूँगा कि एक बार थोड़ा सा समय निकाल करके वो रिविज़न वाला वीडियो आप ज़रूर देखना। वो वीडियो मैं ऊपर आई बटन में भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। वैसे वीडियो सेक्शन में जाकर के आप देख सकते हैं, डेली अपलोड होता है। और इसी तरह से आपको याद होगा अभी जनवरी महीने में इनके ऊपर एक और बुक आई थी जिसका नाम है द लेजेंड ऑफ बिरसा मुंडा। उसको किसने लिखा था? 2 लेखक थे, तुहीन ए सिन्हा और अंकिता वर्मा ने लिखा था, जिसको रिलीज किया था महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी ने। शायद याद आ गया होगा आपको। और बिरसा मुंडा के नाम पे एक हॉकी स्टेडियम का नाम भी रखा गया है। भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहाँ बन रहा है? उड़ीसा के राउरकेला में। बस उसी का नाम रखा गया बिरसा मुंडा के नाम पे। अच्छा वैसे बिरसा मुंडा के नाम पे तो एक एयरपोर्ट भी है जो आपको मिलेगा रांची झारखंड में। बाकी चंद्रचूड़ घोष, अभी सुभाष चंद्र बोस के ऊपर इन्होंने बुक लिखी है जिसका नाम है द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट। जयंता घोषाल ने ममता बनर्जी के ऊपर बुक लिखी है ममता बियॉन्ड 2021।
और उमा दास गुप्ता ने रविंद्रनाथ टैगोर के ऊपर बुक लिखी है जिसका नाम है अ हिस्टोरी ऑफ श्री निकेतन रविंद्रनाथ टैगोर पायनियरिंग वर्क इन रूरल कंस्ट्रक्शन। और हाँ, मैं आपको बता दूं कि आज अभी मॉर्निंग में ही आपको अप्रैल मंथ का वीकली करंट अफेयर्स वाला वीडियो भी मिल जाएगा, उसका क्विज भी मिल जाएगा और पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। वैसे वीडियो कल ही अपलोड हो जाता, लेकिन कंप्यूटर में कुछ दिक्कत आ गई थी, इसलिए कल अपलोड नहीं हो पाया। तो वीडियो ज़रूर देखना और बताना आपको कैसा लगा। अच्छा लगता है तो लाइक करके शेयर ज़रूर करना। और मार्च के जो कुछ पार्ट्स बाकी हैं वो भी जल्दी अपलोड हो जाएंगे, 2-5 दिन के अंदर वो भी हम क्लियर कर लेंगे। अभी बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में वन्य जीवों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना? तो आंसर होगा इक्वाडोर। तो साउथ अमेरिकन कंट्री है इक्वाडोर, जो कि वन्य जीवों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। और ये फैसला क्यों लिया गया? क्योंकि इक्वाडोर में एक परिवार जंगल से 1 महीने के छोटे से बंदर को ले आता है और उसे अपने घर में पालने लगता है। और फिर जब वो बंदर बड़ा हो जाता है, काफ़ी बड़ा हो जाता है, फिर उसे चिड़ियाघर में वो छोड़ के आ जाते हैं। लेकिन इतने समय तक जब वो बंदर घर में रहा और सडनली उसे चिड़ियाघर में छोड़ने जाते हैं तो वहाँ के वो वातावरण में, वहाँ के एनवायरनमेंट में वो एडजस्ट नहीं हो पाता और फिर उसके कारण क्या होता है, उसकी डेथ हो जाती है। तो फिर वहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया कि वन्य जीवों को उनकी मर्जी के बगैर पकड़ना, उनका शिकार करना, बंदी बनाकर रखना, तस्करी करना और उनका व्यापार करना अब कानून के खिलाफ आता है, अब कानून के खिलाफ है। तो वन लाइनर याद रखना है, वन्य जीवों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? इक्वाडोर बन गया है। अच्छा, एक प्रश्न का उत्तर दो तो कि अभी किस संस्था ने, किस ऑर्गेनाइजेशन ने वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बॉन्ड जारी किया था अफ्रीका के काले गेंडों के लिए? तो आंसर होगा वर्ल्ड बैंक ने। अब बात इक्वाडोर की है तो ये रहा मैप में इक्वाडोर, कैपिटल इसकी क्विटो है, करेंसी यूएस डॉलर है, प्रेसिडेंट हैं गुइलर्मो लासो। यहीं पे आपको कोटोपैक्सी ज्वालामुखी भी मिलेगा। अच्छा, वैसे विश्व वन्य जीव दिवस, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे कब मनाते हैं हम? 3 मार्च को मनाते हैं। और अभी कुछ समय पहले की बात है, इक्वाडोर में आपातकाल लगा दिया गया था। क्या कारण था? अपराध बढ़ने लगे थे, उस कारण से वहाँ पे इमरजेंसी लगाई गई थी 60 दिनों के लिए। और वैसे अभी श्रीलंका में भी हमने देखा कि इमरजेंसी लग गई थी, लेकिन उसका कारण क्या था? आर्थिक संकट था। तो ध्यान रखना, बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में किसने मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 में पुरुष एकल का टाइटल जीता? तो आंसर होगा कार्लोस अल्कराज। तो मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट जो कि कहाँ पे हुआ? यूएसए में। इसमें मेन सिंगल का टाइटल जीता है कार्लोस अल्कराज ने। और ये कहाँ के टेनिस प्लेयर हैं? ये स्पेन के टेनिस प्लेयर हैं। इनकी उम्र है 18 वर्ष और इस तरह से ये खिताब जीतने वाले सबसे युवा विजेता बन गए हैं। कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था वुमेन सिंगल टाइटल जीता था किसने? इगा स्विटेक ने। ये पोलैंड की टेनिस प्लेयर हैं। अच्छा, कार्लोस अल्कराज से आपने पढ़ा होगा सबसे कम उम्र के ATP 500 विजेता भी बने थे ये। और ईगा स्विटेक से आपने पढ़ा था अभी BNP परिबास ओपन टूर्नामेंट 2022 में वुमेन सिंगल का टाइटल जीता था ईगा स्विटेक ने। और उसमें मेन सिंगल का टाइटल जीता था टेलर फ्रिट्ज ने। ये यूएस के प्लेयर हैं। राफेल नडाल ने इस साल का जो ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ था उसमें मेन सिंगल का टाइटल जीता था। ये स्पेन के हैं। और ऑस्ट्रेलियन ओपन में वुमेन सिंगल जीता था एश्ले बार्टी ने, जो कि ऑस्ट्रेलिया की हैं। अभी इन्होंने संन्यास भी ले लिया है। और नोवाक जोकोविच ये हैं सर्बिया के। अच्छा, एक प्रश्न मेरा रहेगा आपसे, अभी हमने वर्ल्ड टेनिस डे कब मनाया? और वैसे मनाते कब हैं ये भी बताओ। इसका मतलब ये हो गया कि हर साल ये अलग अलग दिन मनाया जाता है। तो उस तरह से मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बताइए आप। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी किसने डिकोडिंग इंडिया बाबू डोम नाम की बुक को लिखा है? तो आंसर होगा अश्विनी श्रीवास्तव ने। तो अभी अश्विनी श्रीवास्तव ने ये बुक लिखी है जिसका नाम है डिकोडिंग इंडिया बाबू डोम। ये भारत की नौकरशाही व्यवस्था को कवर करने वाले पत्रकार की अपनी तरह की पहली किताब है। ये आम आदमी के दृष्टिकोण से भारत की प्रशासनिक व्यवस्था और शासन के कामकाज पर प्रकाश डालती है। बुक का नाम है डिकोडिंग इंडिया बाबू डोम। अभी प्रणय पाटिल ने बरगंडी विंटर्स नाम की बुक को लिखा था। उसके अलावा गीतांजलि श्री का नाम आपको याद होगा, ये भारतीय लेखिका हैं। और अभी इनके अनुवादित हिंदी उपन्यास जिसका नाम है टॉम्ब ऑफ सैंड, इसको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। और बात बुकर पुरस्कार की है तो आपको याद होगा 2021 का बुकर प्राइज मिला था डेमन गलगुट को
ये साउथ अफ्रीका के हैं। इनके उपन्यास का नाम था द प्रॉमिस। और 2021 का इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार किसे मिला? डेविड डायोब को। ये फ्रांस के लेखक हैं। इनके उपन्यास का नाम था एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। बाकी देविका रंगाचारी, कौन सी बुक लिखी इन्होंने? क्वीन ऑफ फायर। याद रखना, पढ़ते आगे। तो इस प्रश्न में आपको बताना है कि अभी अप्रैल 2022 में किस राज्य ने कक्षा 9वीं से सभी स्कूली छात्रों को श्रीमद् भगवद गीता पढ़ाने का फैसला किया? तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। तो अब हिमाचल प्रदेश में कक्षा 9वीं से सभी स्कूली छात्रों को श्रीमद् भगवद गीता पढ़ाई जाएगी। और इसी के साथ आपको बता दूं कि गुजरात के बाद गीता को सरकारी पाठ्यक्रम में हिस्सा बनाने वाला दूसरा राज्य ये बन गया है, क्योंकि अभी मार्च 2022 की बात है। गुजरात के जो शिक्षा मंत्री हैं जीतू वाघानी, उन्होंने घोषणा की थी कि श्रीमद् भगवद गीता कक्षा 6ठी से लेकर 12वीं तक के पाठ्यक्रम में जोड़ी जाएगी गुजरात राज्य में। और अब हिमाचल प्रदेश में, तो ये रहा मैप में हिमाचल प्रदेश। देखो, हिमाचल प्रदेश की 2 कैपिटल आपको मिलेगी। इसकी जो समर कैपिटल है शिमला है, विंटर कैपिटल इसकी धर्मशाला है। मुख्यमंत्री हो गए जयराम ठाकुर और यहाँ के गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर। अभी आपको याद है, मोटोक्रॉस एथलीट को ट्रेनिंग देने के लिए भारत का पहला साई राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पे खोला जाएगा? शिमला में। यहीं पे आपको अटल टनल भी मिलेगा जिसकी लंबाई है 9.02 किलोमीटर और अभी से वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया था। 10,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर जो सबसे लंबा टनल है उस श्रेणी में। अभी जल जीवन मिशन के तहत 100वां हर घर जल वाला जिला कौन सा बना था? हिमाचल प्रदेश का चंबा जिला। और अगर पूछे कि हिमाचल प्रदेश का पहला जैव विविधता पार्क बायोडाइवर्सिटी पार्क कहाँ पे बना, तो आंसर होगा मंडी में। अभी हिमाचल प्रदेश ने ही अपना कांगड़ा एप्लीकेशन को लॉन्च किया था। और याद होगा, 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप ये पहली बार अभी हिमाचल प्रदेश में ही खेली गई थी, हिमाचल प्रदेश के काजा में। और इसे किसने जीता? लद्दाख ने। और अभी हिमाचल प्रदेश राज्य पुलिस को प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड भी मिला था और ये अवार्ड पाने वाली ये भारत की 8वीं राज्य पुलिस बनी थी। और अभी हिमाचल प्रदेश की चंबा चप्पल को जीआई टैग भी मिला था। उसके अलावा 100% टीकाकरण यानी कि दोनों डोज देने वाला पहला जिला ये हिमाचल प्रदेश का किन्नौर था। और पहला राज्य कौन सा था? तो हिमाचल प्रदेश था। अच्छा, दुनिया का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? हिमाचल प्रदेश के काजा में। और बुनकर सेवा और डिजाइन संसाधन केंद्र ये कहाँ पे खुलेगा? हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में। कुल्लू से याद आएगा, देश में पहली बार मोंक फ्रूट की खेती कहाँ पे शुरू हुई? हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में। उसके अलावा भारत में पहली बार हींग की खेती कहाँ पे की गई? हिमाचल प्रदेश के लाहौल घाटी में। तो ध्यान रखना ये भी। अच्छा, उसके अलावा एक और पॉइंट सुन लो, विजय हजारे ट्रॉफी 2021-22 को किसने जीता? हिमाचल प्रदेश ने तमिलनाडु को हरा के। अब बढ़ते हैं आगे। अच्छा, फिर बताइए, अभी विकास और शांति हेतु अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 6 अप्रैल को। तो इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट ये हर साल 6 अप्रैल को मनाया जाता है। इस बार की थीम क्या है? सभी के लिए एक सतत और शांतिपूर्ण भविष्य की सुरक्षा, खेल का योगदान। बाकी अप्रैल में कौन कौन से डे मनाया आपने? 1 अप्रैल को उत्कल दिवस, 2 अप्रैल को वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे, 2 अप्रैल को ही अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस, 4 अप्रैल को खान जागरूकता और खदान कार्य में सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्र दिवस और 5 अप्रैल को ही अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस मनाते हैं। तो याद रखना ये सारे डेज भी। बढ़ते आगे। अच्छा, फिर बताइए, अभी किस राज्य ने हिम प्रहरी योजना शुरू की? तो आंसर होगा उत्तराखंड। तो हिम प्रहरी योजना ये पूर्व सैनिकों और युवाओं के लिए है और इसका मुख्य उद्देश्य है राज्य से लोगों के पलायन को रोकना। तो अभी उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, अभी उन्होंने राज्य के सीमा से लगे जो क्षेत्र हैं वहां पे हिम प्रहरी योजना के सुचारू कार्यान्वयन के लिए केंद्र से सहायता मांगी है। मतलब ये योजना उन जगह पर लागू होती है जहां से पलायन ज़्यादा हो रहा हो ताकि लोग बाहर न जाएं। तो इस योजना में राज्य सरकार पूर्व सैनिकों को राज्य की सीमा से लगे क्षेत्रों में बसाने को प्राथमिकता देगी। मतलब मुख्य उद्देश्य क्या है इसका, समझ गए आप? राज्य की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती जिले हैं वहाँ के गांव के पलायन को रोकना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। अब बात उत्तराखंड की है तो ये रहा मैप में उत्तराखंड। कैपिटल इसकी देहरादून है। ग्रीष्मकालीन अभी राजधानी बनी है गैरसैंण। मुख्यमंत्री कौन बन गए? पुष्कर सिंह धामी और गवर्नर हैं गुरमीत सिंह। अच्छा, मुझे बताओ अभी उत्तराखंड विधानसभा की पहली महिला स्पीकर कौन बनी है? ऋतु खंडूरी भूषण। और अगर आपसे पूछते कि उत्तराखंड में एक दिन की मुख्यमंत्री कौन बनी थी? सृष्टि गोस्वामी।
अभी उत्तराखंड सरकार ने वृद्धावस्था विधवा पेंशन को 1200 रुपए से बढ़ा करके 1400 रुपए भी कर दिया है। अभी उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर बने थे कौन? ऋषभ पंत। और अभी उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में जो अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसे मस्क डियर पार्क भी कहते हैं। अच्छा, भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र किस राज्य में खोला गया? उत्तराखंड में। देश का पहला एरोमेटिक गार्डन, इसका उद्घाटन किया गया उत्तराखंड के हल्द्वानी में। और बताओ, उत्तर भारत के सबसे बड़े पामेटम का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? ये भी उत्तराखंड के हल्द्वानी में। पामेटम मतलब जिस स्थान पे पाम के पेड़ उगते हैं वो। बाकी बताओ, भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी कहाँ पे खुली? उत्तराखंड के रानीखेत में। और भारत का सबसे अधिक ऊंचाई वाला हर्बल गार्डन का उद्घाटन किया गया था उत्तराखंड में। अभी भूकंप अलर्ट एप्लीकेशन को लॉन्च करने वाला पहला राज्य ये भी बना था आपका उत्तराखंड। भारत का पहला फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर ये कहाँ पे स्थापित किया गया? रानीखेत में। बाकी बेरोजगार युवाओं के लिए इसने अभी होप पोर्टल भी लॉन्च किया था। उसी तरह से उत्तराखंड की पुलिस ने मिशन हौसला शुरू किया था। उत्तराखंड ने ही घरों की पहचान चलेगा नाम योजना शुरू की थी। मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना शुरू की थी। नंदा गौरा योजना शुरू की थी। वात्सल्य योजना शुरू की थी। भितोली उत्सव और फूल देई त्योहार ये मनाया जाता है उत्तराखंड में। एक हरेला उत्सव भी मनाया जाता है उत्तराखंड में, जबकि हरेली मनाया जाता है छत्तीसगढ़ में। अच्छा, भारत का पहला क्रिप्टोगेमिक गार्डन कहाँ पे स्थापित किया गया? देहरादून में। भारत का पहला लाइकेन पार्क ये भी बना है उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में। यहीं पे आपको राजाजी टाइगर रिजर्व और जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व मिल जाएगा, तो ये ध्यान रखना। और टिहरी डैम ये भी याद रख लो, ये भी उत्तराखंड में है। किस नदी पर है? भागीरथी नदी पर है। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में किस एशियाई देश में अफीम की खेती पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की गई? तो आंसर होगा अफगानिस्तान। आप जानते हो अफगानिस्तान में वर्तमान में तालिबान की सरकार है, जिसने अभी अफगानिस्तान में अफीम की खेती पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा कर दी है। तालिबानी सरकार ने ये घोषणा तब की जब किसानों ने लाल फूल की कटाई शुरू कर दी है। मतलब जब अफीम की खेती की जा रही थी तब तो इन्होंने कुछ भी नहीं कहा। अब वो फसल पक कर के तैयार हो गई, अब कटाई चालू होना हो गया। अब उन्होंने कहा कि भाई प्रतिबंध लगा रहे हैं हम लोग, क्योंकि इन्हीं लाल फूलों से हेरोइन बनती है। जो ड्रग्स गांजा वगैरह कहते हैं वो इन्हीं फूलों से बनती है। अभी तालिबानी सरकार ने कहा कि अगर किसान कटाई जारी रखेंगे तो हम उनकी फसल को भी जला देंगे, साथ में उन्हें कैद की सजा तक सुनाई जा सकती है अगर वो हमारी बात नहीं मानेंगे तो। अच्छा, कुछ प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ, आप मुझे बताओ। अभी निजी इस्तेमाल के लिए भांग को मंजूरी देने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा बना था? तो आंसर होगा माल्टा। बताओ, अभी किस देश ने औषधीय उपयोग के लिए भांग की खेती को वैध लीगल किया था? लेबनान ने। और बताओ, अभी भांग की खेती को खत्म करने के लिए किस राज्य ने ऑपरेशन परिवर्तन शुरू किया था? आंध्र प्रदेश ने। और अभी अफगानिस्तान से भारतीयों को वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? देवी शक्ति। और उसी तरह से यूक्रेन में फंसे हुए भारतीय छात्रों को वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन था? ऑपरेशन गंगा। अफगानिस्तान में आपको सलमा बांध मिलेगा, जिसे फ्रेंडशिप डैम कहते हैं, और शहतूत बांध भी यहीं पे मिलेगा। इसे भारत की सहायता से बनाया गया था अफगानिस्तान में। अच्छा, सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? काठमांडू, नेपाल में है। लेकिन अभी इसका नवीनतम सदस्य देश बना था 8वें नंबर का अफगानिस्तान। उसी तरह से वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का नवीनतम सदस्य अफगानिस्तान है 164 नंबर का। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिसकी स्थापना होती है 1995 में। जेनेवा स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर है। और इसकी पहली महिला डायरेक्टर जनरल कौन है? नागोजी ओंकाजाइवेला, ये नाइजीरिया से हैं। तो ये सब ध्यान रखना। आप पढ़ते आगे। चलिए बताइए, अभी अप्रैल 2022 में इमरान खान को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के पद से हटा दिया गया। उन्होंने कार्यवाहक प्रधानमंत्री के पद के लिए किसे नामित किया? तो आंसर होगा गुलजार अहमद को। तो राष्ट्रपति के द्वारा नेशनल असेंबली को भंग करने के बाद इमरान खान को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के पद से हटा दिया गया। और फिर उन्होंने कार्यवाहक प्रधानमंत्री के लिए पूर्व जो चीफ जस्टिस हैं गुलजार अहमद, उनको नामित किया है। बाकी रिज अहमद की बात करते हैं तो ऑस्कर जीतने वाले पहले मुस्लिम एक्टर बने थे। इनकी शॉर्ट फिल्म द लॉन्ग गुड बॉय। और वीएस पठानिया इंडियन कोस्ट गार्ड के 24वें प्रमुख बने थे, जबकि रिजवान हसन 2022 का अंतर्राष्ट्रीय महिला साहस पुरस्कार जीता था इन्होंने। ध्यान रखना, ये बढ़ते आके। चलिए बताइए, अभी हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने पर्यावरण जागरूकता शुभंकर प्रकृति को लॉन्च किया? तो आंसर होगा भूपेंद्र यादव। हमारे केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं भूपेंद्र यादव, जिन्होंने अभी प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के लिए जागरूकता शुभंकर प्रकृति इसको लॉन्च किया। और इसी के साथ उन्होंने हरित पहल भी शुरू की है।
अच्छा, शुभंकर से याद आएगा आपको, अभी फीफा वर्ल्ड कप 2022 जो कतर में होने हैं, उसका शुभंकर किसे रखा गया? तो इसका शुभंकर बनाया गया है लाइब को, जो कि एक अरबी शब्द है जिसका मतलब होता है अति कुशल खिलाड़ी। और नमामि गंगे मिशन का शुभंकर क्या है? चाचा चौधरी है। और 2022 में जो अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप होंगे, जो कि फुटबॉल का टूर्नामेंट है, इसका शुभंकर है इभा, जो कि एक एशियाई शेरनी है। तो बात करेंगे कल की वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल आपसे पूछा था दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने, तो आंसर होगा विकास कुमार। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइज, अगर सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप इन वीडियोस को सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ में, जो भी आपका फेसबुक ग्रुप हो गया, व्हाट्सएप ग्रुप हो गया, एक बार शेयर ज़रूर करना। और आपकी प्रैक्टिस हो सके अच्छे से, इसके लिए आपकी क्विज़ बना करके, इन सभी क्वेश्चन की क्विज़ बना करके आपके क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिए, पीडीएफ भी बना करके वहीं पे डाल दिया। क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएगा। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।